तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं थारू जनजाति के बारे में। थारू जनजाति हम लोग आप अभी तक हम लोग देख रहे थे भारतीय जनजातियाँ जनजातियाँ। ठीक है, भारतीय जनजातियों के बारे में हम देख रहे हैं आजकल। तो सबसे पहले हम देखते हैं थारू जनजाति के बारे में। थारू जनजाति पे क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, आइए हम देखते हैं थारू जनजाति में कि थारू जनजाति के जीवन निर्वाह भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। या फिर थारू जनजाति की भौगोलिक शारीरिक विशेषताओं तथा जीवन निर्वाह के बारे में इसकी विवेचना कीजिए। इस प्रकार से कुछ भी थारू जनजाति के बारे में, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जाति है, इसलिए हमने इसमें 5 स्टार लगा रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जाति है जो विभिन्न सारे एग्जामों में देखी जा सकती है। तो आइए हम देखते हैं इसका सामान्य परिचय। जो थारू जनजाति भारतीय जनजातियों में, उसका सामान्य परिचय है कि शिवालिक श्रेणियों से लगे भावर तथा गंगा मैदान के बीच आर्द्र पेटियों में थारू कबीले रहते हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मत निम्न प्रकार से हैं। नोल्स महोदय कहते हैं, कौन कहते हैं? नोल्स महोदय के अनुसार थारू की उत्पत्ति पहाड़ी शब्द थरना से हुई है, जिसका अर्थ घुमक्कड़ होता है। घुमक्कड़ जो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले को घुमक्कड़ कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें जो नोबेल महोदय हैं, जो हम मेन जो हैं, जो प्रख्यात विद्वान हैं, उनकी बातें हम देख लेते हैं कि उन्होंने थारू जनजाति के विषय में क्या कहा है। तो जो नोबेल महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि थारू एक आदिम प्रजाति है। तो अब हम देखते हैं भौगोलिक परिस्थितियाँ। जो थारू जनजाति की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो कैसी हैं? तराई की विशेषता जलाकृति प्रधान है। तराई की विशेषता जलाकृति प्रधान है। उच्चावच की दृष्टि से सामान्य रूप से परिपूर्ण तराई भाग समतल है। तराई भाग के बारे में बता रहे हैं कि उच्चावच ऊंचे नीचे पहाड़ होते हैं, ऊंचाई पहाड़ पठार तथा मैदान होते हैं, उन्हें उच्चावच कहते हैं। 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं। पहले प्रकार के उच्चावच किसे कहते हैं? पहाड़ के होते हैं पहाड़। दूसरे प्रकार के उच्चावच होते हैं पठार। तीसरे प्रकार के उच्चावच होते हैं मैदान। तो उच्चावच जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो वही यहीं पर बताया गया है कि उच्चावच की दृष्टि से सामान्य रूप से संपूर्ण तराई भाग समतल है। जो तराई भाग है वो समतल है, तो यानी मैदान का भाग है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ इस भाग में मंद गति से बहती हैं। पूरे भाग में लघु जलधाराएं हैं, नाले दलदल हैं, तालाब का जाल बिछा हुआ है। तालाबों का वर्षा अधिक होती है। औसतन वर्षा 100 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर होती है। ये उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जिसमें थारू जनजाति रहती है, जिसमें 100 से 160 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा ये सामान्य रूप से मैदानी भागों में रहते हैं। इनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार से हैं। अब हम इनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो जो इनकी शारीरिक विशेषताएँ हैं, थारू लोग की शारीरिक विशेषताएँ विलक्षणताओं के आधार पर नेल्स फीड महोदय ने बताया कि वे लोग मूल भारतवासी और नेपाली हैं। ये भारतवासी और नेपाली माने जाते हैं। मूल रूप से ये भारतवासी तथा नेपाली माने जाते हैं। किंतु मजूमदार का मत है, जो डॉक्टर मजूमदार हैं, ये एक विद्वान हैं, ये इन्होंने बताया है कि थारू की तिरछी आँखों, पीत भूरा त्वचा वर्ण तथा मध्यम आकार की पतली नाक नेपालियों के अधिक करीब है। इसलिए इन्हें मंगोलाई प्रजाति भी कहा जा सकता है, जिन्हें अमंगोलाई तत्वों को एकत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। तो मजूमदार कहते हैं कि इन जो थारू जनजाति हैं, इसका जो शारीरिक विशेषताएं हैं ये नेपाली लोगों से अधिक मिलती हैं, तो इसे मंगोलाई प्रजाति कहा जा सकता है। अब हम इनके जीवन निर्वाह के बारे में जाएंगे। तो जीवन निर्वाह इनका कैसा होता है? जो थारू जनजाति अपने जीवन को कैसे निर्वाह करती है, ये क्या जो विभिन्न प्रकार के राजपूत सैनिक होने के कारण प्रारंभ में थारू जनजाति अपनी जीविका के लिए शिकार करते थे। प्रारंभ में जो थारू जनजाति हैं अपनी जीविका के लिए शिकार करते थे। कभी कभी जंगलों में कंदमूल फल फूल भी प्राप्त करते थे, लेकिन धीरे धीरे जंगलों का कटान इन्होंने कृषि का